नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने इकाई 1 और इकाई 2 इन सभी के समस्त चैप्टर को देख लिया। ये चार बार चैप्टर कम से कम प्रथम यूनिट में मैंने पढ़ाया और फिर इकाई संख्या 2 में हमने 2 चैप्टर देखा। खास करके पहला चैप्टर था जैव विविधता वाला, बायोडाइवर्सिटी, उसको समझा विस्तार से आप लोगों ने। फिर उसके बाद में दूसरा चैप्टर था सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको भी आपने समझा। इकाई नंबर 2 में ये 2 चैप्टर थे। अब इकाई नंबर 3 में कई सारे चैप्टर हैं आपके, तो उन्हीं चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इकाई नंबर 3 ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 3 का पहला चैप्टर, इसमें पढ़ना आपको निर्वनीकरण के बारे में। निर्वनीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों का कटाई करना, वन विनाश कह सकते हैं इसको आप। तो वन विनाश के क्या कारण है, वन विनाश को कैसे रोका जा सकता है, वन विनाश का क्या परिणाम निकल सकता है, इससे हानियां क्या क्या हैं और ये क्यों काटा जाता है, इन सभी से प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा आता है कि निर्वनीकरण है क्या। तो वनों की कटाई करने को ही निर्वनीकरण कहते हैं। आज आप देख रहे पुल बन रहा है, रेलवे ट्रैक जा रहा है जंगल के बीच से, बाढ़ आ जा रही है, उससे तमाम प्रकार के जो है जीव जंतु वनस्पतियां नष्ट हो जा रही हैं। जैसे कि कोई बांध बनाया गया तो बांध से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, पूरा जंगल सूख जाता है, जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में निर्वनीकरण हो जाता है। इससे खतरा तमाम सारे, जैसे कि आपको निर्वनीकरण के क्या जो है हानियां क्या क्या होती है, जैसे कि अगर आप बता दें, जैसे कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि वन जो होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है, ये वातावरण को गर्म कर देती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, चूंकि गर्म हो जाएगा वातावरण, तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पूरा का पूरा जो नदियों में पानी होगा वो ज्यादा बहने शुरू हो जाएगा, जिससे बाढ़ आएगी, बांध वगैरह टूट सकते हैं, तमाम सारी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ में मिट्टी जो होती है, जब पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है मिट्टी को बांध करके रखती हैं, तो मिट्टी बह नहीं पाती है, यानी कि मृदा क्षरण, जिसको आप मृदा अपरदन कहते हैं, सॉइल इरोजन, वो कम होता है वन के रहने से। अगर वन को कटाई हो जाएगी तो इससे क्या होगा, दिक्कतों का सामना होगा, मृदा की कटाई हो जाएगी, जिससे मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाएगी, जो मृदा होगी वो मरुस्थलीकरण में बदल जाएगी, यानी मृदा जो होगी अनउपजाऊ भूमि में बदल सकती है। ऐसे तमाम प्रकार के जो है इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो इन सभी को चर्चा करेंगे हम निर्वनीकरण के माध्यम से। निर्वनीकरण होता क्या, आइए विस्तार से इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझा रहा हूं। चलिए चर्चा करते हैं प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। वन क्षरण या फिर डिफॉरेस्टेशन या फिर निर्वनीकरण या वन विनाश, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, जो भी आपको उचित लगे कहिए। वन क्षरण, वन माने होता है जंगल, क्षरण माने होता है उसका खत्म होना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, निर माने होता है नहीं, मतलब कि बनी, मतलब कि वनीकरण को खत्म करना। वनीकरण मतलब क्या होता है, वनीकरण मतलब होता है वनीकरण, यहाँ पर बागल लिख गया है। वनीकरण माने क्या होता है, जंगल को लगाना। और निर माने क्या होता है, निर जो है एक उपसर्ग लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है, यानी कि निर माने होता नहीं, ठीक है। यानी कि वन का वन को काटा जाए, कहने का मतलब ये है। इसका अर्थ है कि वनों की कटाई या वन क्षेत्र की कमी होना, जिससे पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। वन क्या करते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हवा जल को साफ रखते हैं। हवा को साफ इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ये लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। मैंने आपको समझा भी दिया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी कि ये साफ होता है, वायु साफ होती है, इससे जल भी साफ होता है। मिट्टी को टिकाऊ बनाते हैं, जो कि मिट्टी को बांध करके रखते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है इनसे। जलवायु नियंत्रित करते हैं, क्योंकि अगर इनमें परिवर्तन हो गया, वृक्ष जो है अगर काट दिए गए ज्यादा मात्रा में, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा कौन, इसीलिए जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वृक्षा यानी वनीकरण करना बहुत जरूरी होता है, वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी होता है। और जानवरों और पौधों को का आवास जो होता है वो वन में ही प्राप्त होता है। आजकल आप देखें तमाम प्रकार के जंगलों में, वनों में तमाम जीव जंतु रहते हैं। आपने हमारी वीडियोस वगैरह में देखा होगा, हमारा एक छोटा भाई है, आदर्श शुक्ला नाम है, आदर्श शुक्ला मोहनपुर उसका चैनल है। उस चैनल पर आप देखेंगे कि वो जो है मदद करता है, तो जंगल में जाता है, हमारे पास में जंगल है, वहां पर तमाम सारे बंदर है। तो यहाँ तक कि मेरी जो 4 व्हीलर है किया सेल्टॉस, उसको भी पहचान गया। एक छोटी गाड़ी और ली गई है, उसको भी पहचान गया। वो बंदर लोग, जैसे वो मोटरसाइकिल लेकर के पहुंच जाएगा तो बंदर उसको इतना चिंते, बंदर हो गया या जितनी भी गाय भैंसे हैं सब, मतलब की जो गाय होती, गाय बैल, मतलब की जो सांड, तमाम चीजें जंगल में तमाम जानवर रहते हैं, सब उसको पहचानने लगे हैं।
वो पहुंचता है तुरंत, उसको उसके ऊपर जो है बंदर आकर के जो है उससे ले लेते हैं केला उला। अभी आप लोग जाएंगे या हम लोग जाएं, पहली बार तो बंदर मतलब कि संकोच में रहते हैं, जल्दी हाथों से नहीं लेते हैं, उसके हाथों से छीन लेंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे बंदर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पे जंगल जो होता है एक आवास प्रदान करता है जानवरों का, जानवर वगैरह वहीं पर रहते हैं अधिक मात्रा में जंगलों में, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदर्श शुक्ला मोहनपुर के नाम से चैनल है, ठीक है। तो आज चैनल बड़ा अच्छा मेहनत कर रहा है लड़का, ठीक है। मैंने बताया भी था, वन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत काम करते हैं हमारे जीवन के लिए, ठीक है। जब वनों की अत्यधिक कटाई होती है और नए पेड़ नहीं लगाए जाते तो यह वन क्षरण कहलाता है। इसी को जो है वन क्षरण या फिर निर्वनीकरण या फिर डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, क्योंकि हमने कटाई तो कर ली लेकिन उसके स्थान पर हमने पेड़ नहीं लगाया, ठीक है। कटाई क्यों करते हैं, कई कारण है इसके, अभी आगे चल करके हम समझते हैं। वन क्षरण का अर्थ है मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वन क्षरण या निर्वनीकरण किसी क्षेत्र में वन और पेड़ों की संख्या का कम होना ही होता है। यह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं बल्कि वन आवरण में कमी को भी दर्शाता है, यानी कि पेड़ों की कटाई से नहीं बल्कि वन का जो क्षेत्रफल है उस देश में उसकी कमी को भी दिखाता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार आपके लिए एक परिभाषा तैयार की गई है। परिभाषा है कि वन क्षरण यानी डिफॉरेस्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों से, हो सकता है जंगल में आग लग जाए, प्राकृतिक कारणों से हवा चली, या फिर बाढ़ आ जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें आ जाए जिससे वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाए, पेड़ सूख जाए, तो प्राकृतिक कारण हो गया। और मानवीय गतिविधि जैसे मनुष्य जो है वहां से रोड निकाल रहा है तो जंगल कटाई कर दी, ट्रेन निकाल रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, सुरंग बना रहा है, तो इससे तमाम प्रकार की प्रकृति यानी कि जो जंगल होता है उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। उसमें तमाम सारे उद्योग फैक्ट्रियां स्थापित कर रहा है, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मानवीय गतिविधियां ये हो गई। प्राकृतिक गतिविधियां जैसे कि जंगल में आग लग जाए या फिर पानी भर जाए, पेड़ सूख जाए, ये सब चीजें, दोनों कारणों से वन क्षेत्र घटता है और इसका असर हमारे जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। इकोसिस्टम जो होता है हमारा बिगड़ जाता है, पारिस्थितिकी संतुलन जो होता है वो खो देता है। कहीं ना कहीं पे जो हमारे जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं वो हमको नहीं मिल पाती है जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वन क्षरण। वन क्षरण के कई प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राकृतिक वन क्षरण, नेचुरल डिफॉरेस्टेशन। कभी कभी क्या होता है कि आग लग जाती है जंगल में, आग लगने से भी जंगल साफ हो जाता है, बहुत दूर तक आग, क्योंकि जंगल की आग को बुझाना मामूली काम नहीं होता, बड़ा मेहनत करना पड़ता है जंगल की आग को बुझाने के लिए। वैसे में जंगल की आग को बुझाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उसी को कह सकते हैं प्राकृतिक कारण। तो आग लगने से दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात है तूफान आ जाए और भूस्खलन हो जाए, इससे भी जंगल का नुकसान होता है। क्योंकि भूस्खलन हो जाता है तो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं जंगलों पर गिरते हैं और पूरा साफ हो जाता है, पेड़ पौधे से टूटते हुए चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा तमाम सारी चीजें, तूफान के आ जाने से भी दिक्कत आती है। इसके अलावा कीट और रोग अगर जंगल में लग जाए तो बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं पेड़ों के, जो कि पेड़ों को सुखा देते हैं, पेड़ नष्ट हो जाते हैं उससे। तो ये तमाम प्रकार के कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण है जो कि जंगल को खत्म कर सकते हैं। दूसरा होता है वन क्षरण का दूसरा प्रकार मानव जनित वन क्षरण, यानी कि ह्यूमन इंडक्टेड जो है फॉरेस्टेशन, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मनुष्य गतिविधियों के द्वारा। जैसे कि खेती के लिए वन भूमि की सफाई करना, बहुत सारे किसान जो होते हैं जो जंगल के आसपास रहते हैं, जंगल की कटाई करके वहां पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है फैक्ट्री और खानों के लिए भूमि की कटाई करना। कभी कभी क्या होता है कि कोई फैक्ट्री स्थापित करनी है या कोई खान यानी माइंस वगैरह खोदनी है नीचे, उसके लिए जंगल की कटाई करनी पड़ती है या करते हैं लोग, ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा जो है इसमें होता है शहर और आवास बनाने के लिए, शहरीकरण करने के लिए भी जंगल की कटाई की जाती है। कभी कभी जब चूंकि जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही लगातार, तो ऐसे में जंगल की कटाई करके आवास की व्यवस्था भी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ईंधन और लकड़ी के लिए भी पेड़ों की कटाई लोग करते हैं। ईंधन और लकड़ी के लिए खास करके पहले जंगल में कटाई लोग होती थी, हमारे पास में जो जंगल है उस जंगल में होती थी कटाई, लेकिन जो है अब उस पे जो है जंगल विभाग वाले हैं तो अब कटाई कुछ मतलब की कटाई नहीं होती है। नहीं, पहले लोग जो है पेड़ और काट लेते थे या लकड़ी उकड़ी लाते थे, वहां से काट कर जाते थे बेचने के लिए, पहले बहुत पहले की बात है। सड़क और बांध का निर्माण करने के लिए, कहीं सड़क जा रही है, बांध बन रहा है, तो ऐसे में वन विनाश होता है, ठीक है। ये कई कारण है और कई प्रकार के वो है। तीसरा होता है वाणिज्यिक वन क्षरण। वाणिज्यिक वन क्षरण मतलब कि जैसे कि लकड़ी की व्यापारिक कटाई की जाए, यानी कि लकड़ी को काट करके बेचा, जैसे मान लेते जंगल में सखुआ, सागवन या साल के वृक्ष हैं या फिर चंदन के वृक्ष, तो उनको काट करके महंगे दामों पर बेचा जाता है, तो ऐसे में भी जंगल कटाई करी जाती है व्यापारिक उद्देश्य के लिए। दूसरी बात है कागज उद्योग में लकड़ी का काम लगता है, ऐसे में लकड़ी को कटाई करनी पड़ती है, ठीक है। बायोफ्यूल के लिए भी पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में पेड़ों की कटाई भी करनी निश्चित हो जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है या भी एक प्रकार है वाणिज्यिक
जो है वन क्षरण। तो ये 3 प्रकार से होता है, एक तो मनुष्य के द्वारा, एक प्रकृति के द्वारा और एक वाणिज्य व्यापार करने के लिए लोग पेड़ों की कटाई करते हैं। तो ये 3 तरीके के निर्वनीकरण आपने देखे। अब आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं कि वन क्षरण आखिरकार क्यों होता है, इसका क्या-क्या कारण हो सकता है, क्या-क्या रीजन है। ये सब प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और 100% ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक भी प्रश्न बाहर का आपका नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, वन क्षरण जिसको आप कहते हैं निर्वनीकरण, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो पहला कारण है प्राकृतिक कारण, नेचुरल केसेस। नेचुरल कारण की अगर बात की जाए, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी होता है कि जंगल में आग लग जाती है, तो प्राकृतिक कारण जंगल में आग लगने से पूरा साफ हो जाता है जंगल। तूफान या भूस्खलन आ जाए, इससे भी जंगल नष्ट होता है। कीट और रोग की वजह से भी पेड़ों की मृत्यु हो जाती है, जिससे निर्वनीकरण होता है। दूसरा कारण होता है मानव जनित कारण, जैसे कृषि का विस्तार करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, नए खेत बनाने के लिए वन भूमि कटाई करना, ठीक है। ऐसे दूसरा है औद्योगिकरण की वजह से, कभी कभी क्या होता है फैक्ट्री और खानों के लिए भी वन भूमि का उपयोग करने के लिए जंगल की कटाई करी जाती है। तीसरा होता है जो है शहरीकरण के लिए, शहर और गांव के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो है कभी कभी जंगल की कटाई करके शहर को बसाया जाता है। ईंधन और लकड़ी के लिए, यानी कि फ्यूल वुड एंड टिम्बर के लिए, यानी घरों में खाना पकाने और गर्मी के लिए करने के लिए, ठंडी में अलाव जलाने के लिए ऐसी चीजें करी जाती हैं। सड़क और बांध में बनने में भी दिक्कत आती है, यानी कि वाणिज्यिक कटाई करी जाती है, ठीक है। सड़क और बांध बनाने में भी जो है करा जाता है वाणिज्यिक कटाई, जैसे कि व्यापारिक उद्देश्य लकड़ी और कागज के उद्देश्य के लिए, कागज बनाने के लिए लकड़ी की कटाई करी जाती है। तो तमाम प्रकार के कारण है जिनकी वजह से कटाई करनी पड़ती है या कटाई करी जाती है जंगल की, ठीक है। खूब दबा के कटाई होती है इन सभी चीजों के माध्यम से। तो यही सब कारण है। तो कारण आपने समझ लिया कारण क्या होते हैं। अब वन क्षरण के प्रभाव को देखिए, इफेक्ट क्या पड़ता है इसका। अगर जंगल कटाई खूब दबा के लोग करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव इसका ये पड़ेगा बाबू, पर्यावरणीय प्रभाव, इफेक्ट यानी कि इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका जंगल की कटाई का। सबसे पहली बात ये है कि मिट्टी का कटाव जो होगा वो मतलब कि मिट्टी ज्यादा कट करके बहेगी। बरखा में या वर्षा ऋतु में क्या होगा, मिट्टी अधिक मात्रा में कट करके बहेगी, क्योंकि जब पेड़ रहते हैं तो वो जड़ जड़ जो होती है वो मिट्टी को पकड़े रहती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी वर्षा ऋतु में ज्यादा कट करके बहती नहीं। मिट्टी कट करके बहने को ही क्या कहते हैं, मिट्टी के कट करके बहने को ही मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। अभी आगे चल करके अगले चैप्टर्स में आपको पढ़ना है। मृदा अपरदन को एक प्रकार से रोकता है जो वृक्षारोपण होता है। तो कहीं ना कहीं पे इसका प्रभाव भी पड़ेगा कि मिट्टी का कटाव होगा अगर वन की कटाई करेंगे आप तो, और अपक्षय होगा, मिट्टी कट करके बह जाएगी, टूट जाएगी, मिट्टी का उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाएगी, इससे ऊपरी परत कट करके बह जाएगी। तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगी। नदियों और जल स्रोतों का सूखना, क्योंकि नदी और जल स्रोत भी सूख सकते हैं ऐसे में अगर वृक्ष की कटाई होगी, क्योंकि वृक्ष नहीं रहेंगे तो वर्षा भी कम ही होगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, तापमान बढ़ने को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं आज 1 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो उसमें 36 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे तापमान हो गया, तापमान में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, नमी में परिवर्तन आ जाएगा, तमाम सारी चीजें होगी, तो ये सब भी होना शुरू हो जाएंगी। जैव विविधता का नुकसान होगा। जैव विविधता माने कि क्या होता है, आपने चर्चा किया होगा, पढ़ा होगा। तमाम प्रकार के जीव जंतु जो रहते हैं उनका विनाश हो जाएगा, जंगल में रहने वाले जीवों का, जब कटाई करेंगे तो इसका कई इफेक्टिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अगला है आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे कि लकड़ी और औषधीय पौधों की कमी हो जाती है जंगल में। कृषि और मत्स्य पालन पर इसका असर पड़ता है। पर्यटन और रोजगार में कमी आती है जंगल की कटाई करने से, क्योंकि जंगल वगैरह देखने के लिए लोग जाते रहते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे। तीसरा प्रभाव ये पड़ता है सामाजिक प्रभाव, यानी सोशल इम्पैक्ट। देखिए आदिवासी और ग्रामीण लोगों के जीवन पर बड़ा असर पड़ता है जब जंगल कटाई खूब होती है, क्योंकि जंगलों पर वो लोग निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को जो है बढ़ सकती, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती जंगल की कटाई करने से। जल और खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है जंगल की कटाई करने से। ये सब हो गए आपके इसके इम्पैक्ट प्रभाव। अब इन प्रभावों को कम कैसे किया जाए या फिर इससे रक्षा कैसे हो, उपाय क्या है वन क्षरण को रोकने का, किस तरीके से हम जंगल की कटाई को रोक सकते हैं। सबसे पहला उपाय कानूनी उपाय। कानूनी उपाय मतलब क्या, जैसे कि कोई ऐसा नियम बना दिया जाए, लीगल कुछ चीजें कर दी जाए जिससे जंगल कटाई करने पर रोक लग जाए। भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में, इसके तहत जंगल कटाई को रोक लगाया गया। ऐसे ही वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA का जो है गठन किया गया। ये सब संस्थाएं ऐसी हैं जो कि ये जो है इसको रोकती हैं, वन क्षरण को रोकती हैं। जो
जंगल की कटाई की जा रही है उसको रोकने का काम करती हैं। अगला है बनी मतलब कि जो है वनीकरण, यानी कि आप जो है निर्वनीकरण समझ रहे हैं क्या होता है, जंगल कटाई करना। लेकिन वनीकरण का मतलब क्या होता है, जंगल को लगाना यानी कि और पेड़ पौधे बैठाना, नए पेड़ लगाना और कटे हुए क्षेत्रों को पुनर्वनीकरण करना, यानी जहां पर भी जंगल कटाई की गई है वहां पर दोबारा से पेड़ पौधे लगाए जाए। ठीक है, इसके अलावा समुदाय आधारित संरक्षण की बात भी करी जाए, यानी कि स्थानीय लोगों को संरक्षण में शामिल करना चाहिए, ताकि स्थानीय लोग भी जब स्थानीय लोग जो है जंगल की कटाई करने के लिए उद्यत हो जाएंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर स्थानीय लोग ही उसकी रक्षा करने लगेंगे तो फिर कोई नहीं काटने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्थानीय लोगों को जंगल के बारे में अच्छे से पता होता है, तो वो जान जाते हैं कि कहाँ पर कटाई होने वाली है, तो ऐसे में स्थानीय लोगों का संरक्षण अगर मिलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जल, मिट्टी और जंगलों के सतत उपयोग के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जो है जंगल का या मिट्टी का या जल का उपयोग कर सके, वो भी आने वाली पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख करके अपना उपयोग भी कर ले, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले जो भी जरूरत हो, और आने वाली पीढ़ी जो है भविष्य की पीढ़ी उसके लिए भी सुरक्षित चीजें बची रहे। इसी को सतत विकास कहते हैं, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में। अगला आपका है, अगला क्या कर सकते हैं, सतत वन प्रबंधन यानी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हम कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी की कटाई का नियंत्रित तरीका अपना सकते हैं कि लकड़ी की कटाई के स्थान पर हम और क्या कर सकते हैं, और वैकल्पिक चीजें मौजूद करनी चाहिए, गैर लकड़ी वन उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पहल, इंटरनेशनल इंटिटिविस, मतलब कि जैसे कि यूएन रेड प्रोग्राम जो चलाया गया, वन क्षरण और कार्बन उत्सर्जन कम करना जो है इसमें किया गया, जैव विविधता संरक्षण और समझौते तमाम सारे किए गए, तो ये सब भी एक ऐसी पहल है जो कि वन क्षरण को रोकती है, निर्वनीकरण को रोकती है और वनीकरण को प्रोत्साहन देती है। भारत में वन क्षरण की अगर बात करें, डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, भारत में इसकी व्यवस्था क्या है। देखिए, भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग में 21 से 22% है, और किसी भी देश में कितना होना चाहिए, लगभग 33%। मतलब 100 बीघा खेत है किसी के पास, 100 बीघे में से 33 बीघे पर कम से कम जंगल होना चाहिए, प्रकृति को अगर अच्छे तरीके से रखना है तो। भारत में कितना है, 21 से 22% है, यानी कि कमी है, भी कभी 10% की कमी है। पश्चिमी घाट भारत में आप देख रहे हैं कि उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता वाले प्रमुख क्षेत्र है, जहां पर वनों की संख्या भारी मात्रा में, अच्छी मात्रा में है। कृषि, औद्योगिक और शहरी विस्तार से वन क्षेत्रों में कटाव बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ में प्रमुख कटे हुए वनों में सागौन, साल, बांस और औषधीय पौधे जो है, इन सभी को लोग काटते हैं। तो ऐसे में चीजें जो है हमने आपको बताई, तो भारत में ये था जो है भारत में वन क्षरण इस तरीके से हो रहा है। क्लियर। वन क्षरण और जलवायु परिवर्तन की अगर बात की तो वन क्षरण से जलवायु परिवर्तन होता है। वन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, जंगल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने अंदर खींच लेता है, जितने भी वातावरण में मौजूद है। और कटाई से क्या होता है, CO2 का उत्सर्जन बढ़ता है, यानी कि अगर जंगल कटाई करेंगे तो मनुष्य चूंकि जो है उत्सर्जित कर ही रहा है, जंगल की कटाई से क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जिससे वातावरण गर्म हो जाएगा। वातावरण गर्म होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, नदियों में जल ज्यादा बहने लगेगा तो बाढ़ आएगी। ठीक, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जो समुद्र में द्वीप वगैरह है वो डूबने शुरू हो जाएंगे, तमाम प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। यह वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि करना। कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस है जो कि वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO वो गैस है जो वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। और CFC वो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है जो कि जो है ओजोन परत को या ओजोन लेयर को खतरा सबसे ज्यादा पहुंचाती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज और AC से निकलती है। शुक्ला पॉइंट कहता है आपके लिए कि वन क्षरण सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं बल्कि वैश्विक जलवायु संकट को भी बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। समाधान और वैश्विक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए, इसके लिए हमको वैश्विक समझौते करने पड़ेंगे, जैसे कि आप तमाम प्रकार के समझौते हुए, जैसे कि रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स इसमें रखा गया था तमाम सारे, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया गया, यूएन रेड प्रोग्राम जो लाया गया वन संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए। ये वैश्विक समझौते हुए जो कि विभिन्न देश इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में वन संरक्षण की बात की तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP चलाया जा रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन जिसको GFM कहते हैं, स्थानीय लोगों के साथ वन का संरक्षण किया जाए। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता का संरक्षण, ये सब करने पर ही हम जंगल की कटाई को रोक पाएंगे। और इस तरीके से निर्वनीकरण के बारे में हमने विस्तार समझा, कारण परिणाम निष्कर्ष भारत में से सब कुछ आपको मैंने बता दिया। निष्कर्षतः अब हम कह सकते हैं कि वन क्षरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इसके प्रभाव
ये पढ़ते हैं कि पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत बहुत व्यापक प्रभाव इसका पड़ता है। समाधान के लिए कानूनी, सामाजिक और तकनीकी उपायों की आवश्यकता है आज। ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट कहता है कि वन क्षरण को रोकना मानवता और पृथ्वी के अस्थायित्व के लिए आवश्यक है। सतत वनीकरण और वन प्रबंधन से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने इस चैप्टर को समझा। अगर आपको ऐसे और चैप्टर्स की वीडियो चाहिए या पीडीएफ नोट चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था कर दी गई है मात्र 100 रुपए फीस में। अगर आपको जियोग्राफी के या पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी के, हिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो अपना नाम, इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था की गई है। हर एक यूनिट की पीडीएफ नोट्स बन चुकी है, बन रही है। थर्ड सेमेस्टर में अगर आप तो लिख दीजिए गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारा ये सब्जेक्ट ये है। यानी 3-4 सब्जेक्ट जो भी आपके हैं उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। 3 या 4 सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, एक को करिकुलर भी, यानी 5 सब्जेक्ट आपके जो भी होंगे उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। अब ये मत कहिए गुरुजी हम 3 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे 3 सब्जेक्ट पढ़ो चाहे 5 सब्जेक्ट पढ़ो, आपकी सभी की फीस 100 ही रुपए रहेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब बेसिकली 2 ही मेजर सब्जेक्ट अब रखे गए हैं, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी केवल जो है आपके 4 ही सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है। आराम से आपको सब कुछ चीजें मिल जाएगी। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। 100 रुपए फीस में क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, आपको पीडीएफ नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, इस लेक्चर मतलब किस हमारे कोर्स की, उसमें पीडीएफ नोट्स आपको यूनिट नंबर यानी इकाई नंबर 1 से लेकर के इकाई नंबर 8 तक की सारी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी मात्र इसी 100 रुपए फीस में। ठीक है। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके तीनों चारों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। इसमें आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा उसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट्स की व्यवस्था कर दी गई, तमाम सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में। तो थर्ड सेमेस्टर के सारे बच्चे जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपए फीस में। ये फीस जो है आप अगर अभी पे कर दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है। आपको एक साथ सारे यूनिट की पीडीएफ मिल जाएंगे, आप पीडीएफ पढ़ करके मुश्किल से आप 2-3 दिनों में आप पीडीएफ पढ़ करके आप पूरा सिलेबस को समझ जाएंगे। बहुत बारीकी के साथ, बहुत ही सरल भाषा में पीडीएफ तैयार किया गया है, हर एक चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। और मॉडल पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडल पेपर में पिछले 3 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को पढ़ने के बाद में उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा किया गया और विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार परीक्षा में आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को भी इंक्लूड किया गया है। चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, दोनों टाइप की परीक्षाओं के लिए फुल तैयारी मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जा रही है। व्हाट्सएप कोर्स के माध्यम से व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपए में। सभी बच्चों को एसएमएस करना चाहिए और सभी को जुड़ जाना चाहिए। केवल 100 रुपए फीस, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखी गई है, ताकि आप परीक्षा के अंतिम दिन अगर चाहे तो कोर्स ले सकते हैं और अंतिम दिन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उस पीडीएफ को पढ़ करके आइएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। पीडीएफ में मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट होगी, अगर आपने 2 भी प्रैक्टिस सेट देख ली हमारे पीडीएफ वाली तो आपको चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीजें यूट्यूब पर करवा पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए व्हाट्सएप पे पीडीएफ के माध्यम से सब कुछ आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। बाकी आप वीडियोस देखते हैं हमारे यूट्यूब पर तब भी आपके कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से पास हो जाएंगे परीक्षा में। लेकिन अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप और अच्छा नंबर ला पाएंगे, आप 100 में से कम 80 या 90% तक नंबर ला सकते हैं अगर आपने हमारे पीडीएफ को सही तरीके से अध्ययन कर लिया तो। ठीक है। हमारे प्रैक्टिस सेट को देख लिया, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को साल जो मैंने करवाया उसको देख लिया, हमारा क्लास को देख लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और आगे भविष्य में आप चल करके टीजीटी पीजीटी या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट तैयार होगा आपका। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे और भी चीजों के बारे में। ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी भी है थर्ड सेमेस्टर में। अगला चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 2 इकाई नंबर 3 का, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपक्षय के बारे में। ठीक है। यानी कि सोल इरोजन के बारे में, मृदा अपर्दन, अपक्षय कुछ भी बोलो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मृदा अपर्दन जो होता है वो वनों की कटाई की वजह से ही होता है, और भी तमाम कारण हो सकते हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स सभी का मिल चुका है, नोट्स पहले ही आपको मिल जाएगा, क्लास होने से पहले आपको ग्रुप में नोट्स मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ग्रुप जुड़ने का बहुत सारा फायदा आपका होने वाला है और सभी के नोट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्लासेस रखी गई हैं, सब कुछ आपको पीडीएफ में आपको दिखा दो, पीडीएफ में और क्या क्या मिलेगा आपको। जैसे देखिए अभी पीडीएफ में आपको एक ही पीडीएफ में यूनिट नंबर 3 में 8 चैप्टर है, कम से कम 8 चैप्टर की पीडीएफ आपके लिए बन चुकी है।
देखिए ये मृदा अपरदन वाला हो गया, पूरा मृदा अपरदन का पूरा चैप्टर हो गया। ठीक है, मृदा अपरदन आप आगे चल करके चले, पूरा पूरा प्रोसेस हो गया मृदा अपरदन का, ये चैप्टर हो गया। उसके बाद में अभी जो है अगला जो चैप्टर आपका आएगा, देखिए तीसरा चैप्टर है मृदा थकान। ठीक है, जिसको आप सॉइल एक्सहेशन कह सकते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर ये आपका तीसरा चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे आप देखेंगे पीडीएफ नोट्स में चौथा चैप्टर आपका आएगा, जिसमें मरुस्थलीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है कि मृदा जो है उसकी उपजाऊ खत्म हो जाना और मृदा एक मरी हुई भूमि में कन्वर्ट हो जाना, उसको ही मृदा जो है क्या कह सकते हैं, मरुस्थलीकरण कह सकते हैं। मरु माने होता है मरी हुई, स्थल माने होता है भूमि, और कर्ण माने होता है प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक उपजाऊ भूमि एक अनउपजाऊ भूमि में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये होता है आपका अगला मरुस्थलीकरण। इसके अलावा और तमाम प्रकार का चैप्टर आपके लिए रखा गया, तो इन सभी का चैप्टर मिल जाएगा। वायु प्रदूषण के बारे में चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ना, 6 में पढ़ना है। ऐसे ही आपका और भी आपका आ जाएगा। वायु प्रदूषण के अलावा जल प्रदूषण अगला आपका चैप्टर हो जाएगा, जल प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जल प्रदूषण ये आपका हो गया, जल प्रदूषण हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला आपका चैप्टर आ जाएगा, कौन सा अगला चैप्टर आपका आ जाएगा बेटा, जल प्रदूषण के बाद में आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण या फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको आप कह सकते हैं जो मलबा तमाम सारा होता है। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में, आपको किताब वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जिसको आप कह सकते हैं, जिसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं, यानी कि ठोस अपशिष्ट, जैसे कि मान लेते हैं आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल का कैबिनेट आपका मिल गया, कैबिनेट आप खराब होगा, मोबाइल खोखा पूरा फेंक दिए, बोतल कोई पानी पिए फेंक दिए, तो वो सब ठोस अपशिष्ट है, यानी कि ठोस मलबा है। तो वो मलबा क्या है, उससे क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, उससे क्या, उसका क्या परिणाम निकलता है, उसको कैसे प्रबंधित किया जाए, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं मात्र 100 रुपए फीस में ही। ये सब एक ही मतलब ये सब चैप्टर्स में सारे पीडीएफ नोट्स आपके तैयार कर लिए गए हैं, आप आसानी से पीडीएफ नोट्स प्राप्त करके पढ़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।